मैं दिल्ली हूँ। मैंने देखा जब जन्मेजय ने मोहिनी को मिट्टी के गागर के बदले स्वर्ण कलश दिया तो उसने स्वर्ण कलश को सरोवर में फेंक दिया और मैं प्रसन्न हो गई। इधर कलयुग ने महाराज परीक्षित को राजकुमार जन्मेजय के बारे में सचेत किया, किंतु महाराज परीक्षित ने तो उसे स्वप्न मात्र ही समझा। उधर गजरू प्रधान का बेटा शक्ति भी मोहिनी से प्रेम करता था, किंतु मोहिनी के हृदय में उसके लिए प्रेम न था। शक्ति ने अपने मन की बात मनसा से कही। मनसा ने उससे कहा कि गजरू प्रधान का बेटा होने के कारण तक्षक अपनी पुत्री का हाथ उसे कभी नहीं देगा। गजरू प्रधान महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचा, आस्तिक को नागवंशियों का मुखिया बनाने का प्रस्ताव लेकर, किंतु उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। उधर आज राजकुमार जन्मेजय को युवराज के पद पर बिठाया जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि जन्मेजय की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा। ये कलयुग है और इसका प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ेगा ही। इसीलिए मेरा ये परामर्श है कि आप परंपराओं और नीतियों का पालन करें। बस यही कलयुग को रोकने का एकमात्र साधन है। महर्षि, जब तक आपकी छत्र छाया हमारे शीश पर है, हमें किसी भी युग का भय नहीं। जब तक आपका आशीर्वाद और परामर्श हमारे साथ है, तब तक कलयुग अपने पग यहां नहीं जमा पाएगा। मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही आपके साथ है युवराज। और रही बात मेरे परामर्श की, तो मेरा आश्रम भी कोई दूर नहीं है। फिर भी यदि किसी कारणवश मैं आपसे न मिल पाऊं और कोई ऐसी विकट स्थिति आन पड़े कि आपको मेरे परामर्श की आवश्यकता पड़ जाए, तो हताश मत होइएगा। यदि मैं न भी रहूं अपने आश्रम में, तो मेरा स्थान पर मेरा शिष्य आस्तिक इस दायित्व को पूरा करेगा। आप निसंकोच इससे परामर्श कर सकते हैं। जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा शिष्य आस्तिक मेरा उत्तराधिकारी है। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, परंपरा और नियम अनुसार मुझे युवराज बनाने की आपने सारी विधियां पूर्ण की। अब मेरी आपसे एक विनती, आप दक्षिण स्वरूप अपनी मुंह मांगी वस्तु मुझसे मांग सकते हैं। नहीं युवराज, आज मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आज इस राजसभा में मुझे जो कुछ मिला उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे भाग्य ने आज मुझे महर्षि व्यास का उत्तराधिकारी बना दिया। अब इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। मुनिवर, आपकी दक्षिणा एक ऋण बनकर रहेगी मेरे सिर पर। नहीं युवराज जन्मेजय, मैं आपको अपना ऋणी नहीं रखूंगा। किसी उचित अवसर पर मैं आपसे अपनी दक्षिणा अवश्य मांग लूंगा। मैं उस उचित अवसर की प्रतीक्षा करूंगा। तो जाइए, आपके दादाश्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। बधाई हो जन्मेजय, बधाई हो। आज का दिन मेरे जीवन का वो दिन है जब अतीत मेरे सामने दर्पण के भांति खड़ा है। लग रहा है मैं पुनः उस युग में चला गया हूं। मैं देख रहा हूं पौत्र, तुम्हारी आंखों में अतीत का प्रतिबिंब। मेरी आंखें देख रही हैं तुम्हारे रूप में अर्जुन की वो छवि। अब तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है संयम और विश्वास को कभी अपने हाथों से जाने मत देना। दादाश्री, आप भी तो मेरे परामर्शदाता हैं। आपका परामर्श भी तो मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य कहा जन्मेजय तुमने। तुम्हें आवश्यकता है सद्बुद्धि और उचित समय में उचित निर्णय लेने की। अब आओ, अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र।
अपने माता का आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया तुमने पुत्र, किंतु उस माता का भी सदैव ध्यान रखना जो हम सबकी माता है, मातृभूमि। मातृभूमि की रक्षा के लिए तो माते मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा। धन्य हो पुत्र। आयुष्मान भव। पुत्र, आज मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण किया है। आज मैं देख रहा हूं हस्तिनापुर का सुरक्षित भविष्य तुम्हारे हाथों में है। आज मैं देख रहा हूं जन्मेजय अपने सपनों को साकार होते हुए। आज मैंने एक पिता और एक राजा दोनों का उत्तरदायित्व पूर्ण किया। बस मुझे उसी दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। हाँ पुत्र, उसी दिन की प्रतीक्षा है मुझे, उसी दिन की प्रतीक्षा है। युवराज स्थान ग्रहण करें। महाराज, अलग अलग क्षेत्रों से युवराज को बधाई देने लोग आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें राजसभा में आने की अनुमति दी जाए। आज्ञा है दादाश्री। सीमावर्ती क्षेत्र से ये उपहार युवराज जन्मेजय के लिए भेंट किए जा रहे हैं। वन क्षेत्र से नागवंशी समुदाय के प्रधान युवराज जन्मेजय को भेंट देने पधार रहे हैं। बधाई हो युवराज, बहुत बहुत बधाई हो। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? तू इस प्रकार राजमहल से क्यों लौट आई? मैं? हाँ तू तो राजकुमार जन्मेजय को भेंट देने गई थी। भेंट? हाँ भेंट। भेंट भी दे दी और बधाई भी। किंतु इस प्रकार राजमहल से कोई उल्टे पांव लौटता है क्या? और वो भी आंखों में अश्रु की धारा लेकर? अश्रु नहीं है मेरी आंखों में भैया, अश्रु नहीं है। मैं जानता हूं मोहिनी, ये अश्रु नहीं है, ये तो जल है। ये उस सावन की झड़ी है जो कभी तेरे जीवन में आया था, बरसा और चला गया और दे गया इन आंखों को एक स्मृति,
अश्रु के रूप में। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहिनी, मैं तेरा भ्राता हूं। तू मेरे मामा श्री की पुत्री है, मेरी चहेती बहन है। मैंने विद्या प्राप्त की है मोहिनी, ज्ञान प्राप्त किया है, और मेरा अनुभव साधारण व्यक्तियों वाला अनुभव नहीं है। मैं भी बहुत भावुक हूं। आज राजमहल में मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा रहा। उस समय तेरे मुख पर आश्चर्य था, प्रसन्नता थी। फिर अकस्मात तू राजकुमार जन्मेजय को देखकर चौंक पड़ी, और राजकुमार भी तुझको देखकर चौंक पड़े। सब देखा है मेरी आंखों ने, और ये सब देखने के पश्चात मैंने जो कुछ समझा है उसका एक ही अर्थ निकलता है मोहिनी, कि तू राजकुमार जन्मेजय से मिल चुकी है। और ये भेंट कोई साधारण भेंट नहीं थी। तुम दोनों का परिचय हुआ होगा, वार्तालाप भी हुआ होगा, और जो विशेष बात है मोहिनी, वो है तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना। तुझे देखकर तो मैं इतना कह सकता हूं कि तेरे मन में युवराज जन्मेजय के लिए प्रेम है। किंतु मोहिनी, युवराज जन्मेजय के मन में तेरे लिए प्रेम है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे बता दे मोहिनी, किस प्रकार से भेंट हुई तुम दोनों की? हम दोनों की भेंट? हां, तुम दोनों की, तुम्हारी और युवराज की। मैं युवराज से कभी नहीं मिली। ये क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री, मैं किसी युवराज से नहीं मिली। मैं तो एक परदेसी से मिली थी, एक विद्यार्थी से मिली थी। उसके शब्द बेदीबान से मैं घायल हो गई थी। क्या एक बार मिलने के पश्चात तुम दोनों पुनः मिले थे? हाँ, हम फिर मिले थे। मोहिनी, यह संबंध कहां तक पहुंचा है यह मैं नहीं जानता, किंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि बात जहां पर है उसे वहीं समाप्त कर दो। जिस समय तुम दोनों मिले थे, तुम नहीं जानती थी कि वो परदेसी हस्तिनापुर का युवराज है, और ये बात उसने भी तुमसे छिपाई। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं सत्य कहती हूँ भ्राताश्री, यदि मैं जानती कि वो परदेसी एक युवराज है तो मैं उसे कभी नहीं। मोहिनी, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना बहन। ये राजमहल के द्वार होते तो बहुत ऊंचे हैं, किंतु भीतर जाने के लिए छोटे पड़ जाते हैं। ये अग्नि अभी तक जली नहीं है, इसे यहीं बुझा दे बहन। निकाल दे अपने हृदय से युवराज का ध्यान। तू उसके योग्य नहीं है, उसे भूल जा बहन। आप सत्य कहते हैं। मैं जिस परदेसी से मिली थी वो तो एक संपन्न आर्य था, और जिस आर्य को मैंने आज देखा वो तो हमारे होने वाले महाराज हैं। हस्तिनापुर के अधिपति एक निर्धन नागवंशी कन्या के पति कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं। युवराज,
प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, आप इस समय यहां पर? कोई आपत्ति तो नहीं हुई आपको युवराज? नहीं नहीं मुनिवर, भला आपके आने से मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं देख रहा हूं युवराज, आप किसी उलझन में घिरे हुए हैं। उलझन? ऐसी तो कोई बात नहीं है। यदि यह सत्य है कि आपको कोई उलझन नहीं है, तो मेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हो गईं। आपकी चिंता? हाँ युवराज, मैं महर्षि व्यास का शिष्य हूं और इस राज्य का शुभ चिंतक भी। मैं आपकी उलझन भी जानता हूं और उसका कारण भी। मुनिवर, आप चौंक पड़े युवराज। मैं भी राजसभा में इसी प्रकार चौंका था। आप? हाँ युवराज, आज राजभवन में मैंने देखा कि एक नाग कन्या कदाचित प्रथम बार इस राजसभा में आई। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। फिर अचानक ही उसकी दृष्टि आप पर पड़ी और वो कन्या चौंक पड़ी। उस कन्या को देखकर आप भी चौंक पड़े युवराज। किसी और ने देखा या न देखा इस दृश्य को, किंतु मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिप सका। फिर अचानक वो कन्या अपनी आंखों में अश्रुओं की बाढ़ लेकर राजभवन से उल्टे पांव लौट गई। उसके अश्रु देखकर मैं व्याकुल हो उठा युवराज। उस कन्या का नाम मोहिनी है। हाँ, मोहिनी। किंतु आप मोहिनी को? हाँ युवराज, आप कदाचित नहीं जानते होंगे कि मैं आर्य पिता और नागवंशी माता की संतान हूं। मोहिनी मेरे मामा श्री तक्षक की पुत्री है। मेरी बहन है वो। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं युवराज, और आज मैं ये जान गया हूं कि मोहिनी आपसे प्रेम करती है। आज से पहले तो वो ये समझती थी कि वो किसी साधारण व्यक्ति से प्रेम कर रही है, किंतु आज उसको पता चला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप युवराज हैं, इस देश के भावी राजा। मेरे संन्यास लेने का यह अर्थ नहीं है युवराज कि मैं भावना शून्य हो गया हूं। मैं प्रेम के अर्थ को भी समझता हूं और उसके मूल्य को भी। जिस आयु सीमा से आप और मोहिनी गुजर रहे हैं, उसमें तो कोरी भावुकता होती है। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भावुकता का मूल्य हो सकता है युवराज, किंतु एक राजकुमार को, एक भावी राजा को भावनाओं की बाढ़ में बहने का कोई अधिकार नहीं। आयु का यह आकर्षण कहीं आपको अपनी गरिमा और मर्यादा से दूर ना कर दे। आप केवल अपने लिए नहीं हैं युवराज, आपका उत्तरदायित्व इस राज्य के लिए, उसकी प्रजा के लिए, अपने माता पिता के लिए और अधिक बढ़ गया है। मोहिनी तो सीधी साधारण वन कन्या है, किंतु आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं युवराज। आप इस देश का भविष्य हैं। मुनिवर, आपका जो परिचय महर्षि व्यास ने दिया, उस नाते मैं आपका अधिक सम्मान करता हूं। जबकि हम दोनों की आयु में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु फिर भी आपने गृहस्थ बनने की आयु में जीवन की समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके संन्यास धारण कर लिया, और मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूं। मैंने नीति पढ़ी, उसके साथ साथ श्रृंगार और साहित्य भी। मैंने अपने मन में अपने जीवन साथी की एक मधुर कल्पना बना रखी थी, और जब मैंने मोहिनी को प्रथम बार देखा तो मेरे मन में प्रथम विचार यही आया कि ईश्वर ने इस संसार में केवल मेरे लिए बनाया मोहिनी को। आप कदाचित नहीं जानते, जब मैं उससे दूसरी बार मिलने गया था, तब मैं उसके लिए एक स्वर्ण कलश ले गया था, किंतु उसने उस स्वर्ण कलश को छुआ तक नहीं।
किसी अन्य साधारण कन्या की तरह उसके मन में स्वर्ण के लिए कोई मोह नहीं था। मैंने तभी निर्णय कर लिया था कि मैं मोहिनी को ही अपनी जीवन संगिनी बनाऊंगा। मेरा प्रेम अन्य राजकुमारों की भांति कोई खिलवाड़ नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार की वासना ने जन्म नहीं लिया है। मैंने तो उसकी आत्मा का सौंदर्य देखा है। मुझे तो लगता है जैसे मैं उसे इस जन्म से नहीं, जन्म जन्म से जानता हूं। किंतु युवराज, आपका यह निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि आपका यह निर्णय महाराज परीक्षित का क्रोध बन जाए और उस क्रोध की अग्नि में एक भोली भाली लड़की का जीवन जलकर नष्ट हो जाए। आप युवराज हैं, दोष आपका नहीं कहलाया जाएगा, दोषी कहलाएगी मोहिनी। वो लड़की तो दोनों ओर से पिस जाएगी युवराज। न उसे महाराज परीक्षित का क्रोध ही क्षमा करेगा और न नागवंशी ही छोड़ेंगे उसे। यह सत्य है कि ऐसा समय आ सकता है, किंतु उस समय मोहिनी अकेली नहीं होगी। मेरा निर्णय उस पर्वत की भांति होगा जिससे विरोध की लहरें टकरा टकरा कर चूर हो जाएंगी। मेरा निर्णय मेरे माता पिता को भी मानना होगा, क्योंकि मैंने प्रेम किया है, कोई अपराध नहीं। यदि फिर भी मेरा निर्णय मान्य रहा तो वासुदेव की सौगंध, हम दोनों इस प्रेम पर बलि चढ़ जाएंगे। युवराज, हां मुनिवर, मेरा प्रेम किसी पागल प्रेमी का स्वप्न नहीं, एक युवराज का वचन है। ये मृत्यु की तरह अटल। युवराज, मैं तो केवल व्यावहारिकता की बात कर रहा था। यदि मुझे आपके मन में गहराइयों तक बैठी हुई मानव संवेदना, मोहिनी के प्रति आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका दृढ़ निश्चय, ये पता होता तो मैं मोहिनी को अपना आशीर्वाद अवश्य देता युवराज। मैंने तो केवल उस हंसती खेलती कन्या को प्रथम बार रोते हुए देखा था। सन्यासी होने के पश्चात भी मैं अपनी छोटी सी बहन का स्नेह अपने हृदय से नहीं निकाल सका युवराज। मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अभी जाऊंगा और उसकी रोती हुई आंखों और उसके आंसुओं से भीगे हुए अधरों पर मुस्कान लौटाकर प्रातः काल तक लौट आऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं युवराज, किंतु इतनी रात्रि में नागवंशियों के क्षेत्र में जाना उचित नहीं है। मुनिवर, मैं हर नागवंशी को अपना मित्र समझता हूं। मेरी दृष्टि में नागवंशी और आर्यों के बीच कोई अंतर नहीं, किंतु एक बात ध्यान में रखिए, मेरा मित्र वो है जो मोहिनी का मित्र है, और जो मोहिनी का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, चाहे वो नागवंशी हो या आर्य। फिर भी युवराज, मैं आपको जाने का परामर्श नहीं दूंगा। मुनिवर, आज की रात मेरे लिए बड़े महत्व की रात है। यदि आज मैं मोहिनी से मिलने ना गया तो उसका अपने विश्वास पर से विश्वास उठ जाएगा। आप मेरी चिंता न करें, मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हूं। अरे अब क्या सोच रहा है शक्ति? तू तो बड़ा भाग्यशाली है। भाग्यशाली होगा कैसे नहीं, ये मित्र किसका है? हमारा। सब सोच रहे थे कि आस्तिक को मुखिया बना दिया जाएगा, किंतु वो तो सन्यासी है, उसे तो कोई लोभ ही नहीं है सत्ता का। अरे ये भाग्य की बात है, शक्ति के भाग्य में लिखा है मुखिया बनना, वही बनेगा हमारा मुखिया। क्यों? इधर शक्ति मुखिया बना और उधर मोहिनी का हाथ आया इसके हाथ में। अरे वो तो तुम देख लेना, मैं मुखिया बनूं या ना बनूं, मोहिनी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं।
शक्ति, अरे बुआ, इतनी रात गए आप यहाँ? शक्ति, तुमने किसी अश्व के टापू की ध्वनि सुनी है? हाँ सुनी है, किंतु यह तो बहुत साधारण बात है बुआ। अश्व तो यहाँ आते जाते रहते हैं। नहीं शक्ति, ये साधारण बात नहीं है। इस समय अश्व के टापू की ध्वनि किसी विशेष बात की ओर संकेत दे रही है। कैसी विशेष बात बुआ? शक्ति, तू इसी समय सरोवर के पास वाले वन में जा। अरे बुआ, इस समय सरोवर वाले वन में? वहां एक आर्य आता है। मैं तो डर ही गया था बुआ। आर्य आता है तो क्या हुआ? आर्य हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। तो उनके आने से कैसी विपदा आन पड़ी? नहीं शक्ति, ये आर्य हमारे मित्र नहीं, ये हमारे शत्रु हैं, शत्रु। और ये आर्य यहाँ यूं ही नहीं आया है, ये हमारी मोहिनी को हमसे छीनने के लिए आया है। क्या कहा? मोहिनी को छीनने? हाँ शक्ति, तो इसी समय सरोवर के पास वाले वन में जा। यदि वो आर्य तुझे वहां दिखाई दे तो उसका वध करके उसके मृत शरीर को सरोवर में फेंक दे। यदि तूने ऐसा किया तो ये मेरा वचन है तुझे कि मोहिनी तेरी हो जाएगी। सच बुआ? हाँ, ये मेरा वचन है, तेरी मनसा बुआ का। नहीं बुआ, मैं उसका वध नहीं करूंगा। यदि रात गए कोई व्यक्ति हमारे गांव की मर्यादा को भंग करेगा तो मैं उसे पकड़कर पहले गांव वालों के सामने प्रस्तुत करूंगा और उसका अपराध सिद्ध होने पर उसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड। शीघ्र कर शक्ति, कहीं वो दुष्ट बचकर ना निकल जाए। तू चिंता मत कर बुआ, आज की रात बहुत भारी है उस पर, क्योंकि आज उसका सामना शक्ति से होने वाला है। चलो तुम लोग मेरे साथ। मोहिनी, मोहिनी तुम आ गई? किंतु आप यहाँ पर क्यों आए? मोहिनी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मोहिनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे रुष्ट हो, किंतु आज मैं सारी बात स्पष्ट करके जाऊंगा। आप समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? आपके प्राण संकट में है। मेरे प्राण? हाँ, आपके प्राण। वो लोग इसी ओर आ रहे हैं आपका वध करने। यदि उन लोगों ने हमें साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। मोहिनी, मैं यूं कायरों की बात यहाँ से कदापि नहीं जा सकता, किंतु तुम... आप समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? आप मेरे साथ चलिए। अब मेरे साथ चलिए, चलिए। घोड़े के टापों की ध्वनि। तुम लोग चारों तरफ से घेर लो इसे, बच के जाने ना पाए। चलो। भैया उठो ना, भैया। कौन है? मनसा, क्या बात है? क्यों जगाया मुझे? सारे गांव में हाहाकार मचा हुआ है और आप अश्व बेचकर सो रहे हैं। अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? वो आर्य फिर आया है जिस पर हमें संदेह है। कहाँ है वो? कदाचित सरोवर के पास वाले वन में। मैंने शक्ति को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। मुझे जाना होगा। आर्य, तू चिंता मत कर मनसा, आज वो आया है इस गांव में। अब इस रात्रि के पश्चात वो कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। हाँ भैया, समाप्त कर दीजिए उस दुष्ट को। अपनी आंखों से मैं उसका बहता हुआ रक्त देखना चाहती हूँ। चल मेरे साथ। अरे, अरे तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो? आप नहीं जानते युवराज, हमारे बुआ और पिता को संदेह हो गया है कि कोई आर्य हमसे मिलने आता है।
वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यदि उन लोगों ने हमें साथ देख लिया, वो लोग आपका वध कर देंगे। और इस मध्यरात्रि में किसी ने आपको हमारे साथ देख लिया तो युवराज जन्मेजय, आपका क्या सम्मान रह जाएगा? हमने तो निश्चय कर लिया था कि हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। मोहिनी, ये क्या कह रही हो तुम? इतनी शीघ्र इतना परिवर्तन कैसे आ गया तुम में मोहिनी? क्या तुम सब कुछ भूल गई? हम कुछ नहीं भूले, हमें सब कुछ याद है। हमें याद है कि हम कौन हैं। हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि आप कौन हैं। यदि हमने किसी से प्रेम किया था तो वो एक साधारण आर्य था, एक विद्यार्थी था। हमने किसी युवराज को अपना हृदय नहीं दिया था। मोहिनी, हमने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया है और ना ही कभी कोई छल करेंगे। मोहिनी, हमने तो तुमसे प्रेम किया है और हमने तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाने का निश्चय किया है। आपका ये निर्णय राजमहल की ऊंची दीवार पर एक नागवंश की बेल को चढ़ने नहीं देगा। बहुत कच्ची है ये बेल, गिर के टूट जाएगी धरती पर। नहीं मोहिनी, जिस स्थान पर वो बेल गिरेगी वो स्थान धरती नहीं, हमारी पलकी होंगी। अपनी पलकों पर उठा लेंगे हम तुम्हें। किंतु आप नहीं जानते हमारी बुआ और पिता आर्यों से कितनी घृणा करते हैं। वो ये बात सहन नहीं करेंगे। यदि उन्होंने हमें साथ देख लिया तो हमें जीवित जला देंगे वो लोग। मोहिनी, यदि हमें तुम्हारे लिए जीवित जलना भी पड़े तो हमें स्वीकार है। हम तुम्हारे साथ मर तो सकते हैं किंतु तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। वो तो हम भी देख रहे हैं। जिस प्रकार आप अपने प्राण दांव पर लगाकर हमसे मिलने आए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम। मोहिनी, किंतु हम क्या करें? वो लोग हमें आपसे मिलने नहीं देते। वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। चलिए। भैया, क्या हुआ? हमने उसे चारों ओर ढूंढा परंतु वो कहीं नहीं मिला। कदाचित अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला है। अब की बार यदि वो इस ओर आया तो बचकर नहीं जा पाएगा भैया। अब की बार वो यहाँ आने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, सावधानी से रहना, समझ गए? जाओ। युवराज, बाहर कोई नहीं है। उचित अवसर है, आप यहाँ से चले जाइए। तुमने देखा मोहिनी, प्रेम और युद्ध में कोई अंतर नहीं होता। युद्ध की शिक्षा तुम प्राप्त कर चुके हैं किंतु प्रेम की शिक्षा का शुभारंभ अब हुआ। इससे पहले कि कोई आ जाए, आप यहाँ से चले जाइए। हम केवल इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम इस मुख पर चिंता नहीं देख सकते। शुभ रात्रि मोहिनी। कौन था वो? हम नहीं बताएंगे। मैं तेरे प्राण ले लूंगा। फिर भी हम नहीं बताएंगे। नहीं भैया, नहीं। नहीं बंसल, नहीं। मैं इस प्रकार इसे नागवंशियों का अपमान नहीं करने दूंगा। यदि इसने नहीं बताया कि वो कौन है तो आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, यदि मारना ही है तो पहले उस व्यक्ति को मारे जिसके कारण ये अनर्थ हुआ है। चलिए मेरे साथ, चलिए।